नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि 2022-23 यानी कि करंट असेसमेंट ईयर का आईटीआर किस तरीके से हम फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये खासकर जितने भी हमारे फौजी भाई हैं या जितने भी मिलिट्री के हैं, फोर्सेस के हैं, पुलिस के हैं, उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो आईटीआर का जो 16 फॉर्म है वो फोर्स के बंदे का ही यानी कि खुद मेरा ही है, तो ज़्यादा हेल्पफुल उन्हीं के लिए रहेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा डिले ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आपके पास 16 फॉर्म होना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी, इसके अंदर जो 16 फॉर्म के अंदर आपके जितना आपका टैक्स कटा है उसको आप ऑनलाइन आईटीआर को लॉगिन करके 26AS फॉर्म से भी मिलान कर लें कि आपका 16 फॉर्म से वो मैच खा रहा है या नहीं खा रहा है। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, लेकिन मैं एक वीडियो और डाल दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं कि फिल कैसे करना है आईटीआर को। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में ओपन कर लीजिए, अगर मोबाइल है तो मोबाइल में आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है। लेकिन मोबाइल में क्या करना है, आपको मोबाइल में ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है। तो इसके कॉर्नर में 3 डॉट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं नीचे स्लाइड करूँगा तो डेस्कटॉप साइट के ऊपर मैं इसको ओपन कर लूँगा। डेस्कटॉप साइट में ओपन करने का एक फ़ायदा है, इससे जितने भी कंटेंट होते हैं किसी भी साइट के वो पूरे विजिबल होते हैं। तो इसी का यही फ़ायदा। जैसे ही अब सर्च बार ओपन होता है उसके अंदर आपको लिखना आईटीआर लॉगिन। ये हर बार मैं इसी तरीके से बताता हूँ। तो इसमें आपको सर्च कर लेना है। जैसे सर्च करेंगे आपके सामने साइट ओपन हो जाएगी। अभी मेन मकसद ये है कि अभी डेट तो नहीं आई है इनकम टैक्स की विभाग की तरफ से कि कब आईटीआर फिल करना है, लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कुछ फिगर या कुछ जितने कॉलम होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत भूल चुक हो गई तो आप उनसे अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और जिस भाई को नहीं आता है तो वो इस वीडियो को देख के आराम से अपना आईटीआर फिल कर सकता है। इसके बाद इसमें जो फर्स्ट में जो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको, ई फिलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद में थोड़ा सा समय लगेगा और जो उसका लॉगिन पेज है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके सामने लॉगिन पेज ओपन हो गया। तो इसमें जो ब्लैंक है इसके अंदर सबसे पहले आपको यूज़र आईडी डालना है। यूज़र आईडी में बता देता हूँ आपको, जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है उसी को डालना है। तो मैं मेरा पैन कार्ड नंबर डाल देता हूँ उसमें। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद में उसके आगे आपसे पासवर्ड मांगेगा। तो इसमें जो एक टिक मार्क का ऑप्शन दिखाई देगा उसको आपको टिक मार्क कर देना है और पासवर्ड वाले कॉलम में आपको पासवर्ड डाल देने हैं। तो मैं मेरा पासवर्ड इसमें फिल कर देता हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद में मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया, यानी कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो साइट है वो ओपन हो चुकी है। अब इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, एक यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फाइल नाउ का। आप यहाँ से भी लॉगिन कर जो इनकम टैक्स फाइल का रिटर्न का जो फॉर्म फिलअप करते हैं वो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस जगह से भी आपको ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से तो आपको दिखाई दे रहा है फाइल नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। और अगर आपको दूसरे तरीके से करना तो इस 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में ई फाइल पे जाना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है। इसके बाद में जो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है उसके ऊपर जाना है। तो यहाँ से भी आप इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है कि सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो इसमें आप जैसे टैप करेंगे तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है 2022-23 करंट असेसमेंट ईयर। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट मोड ऑफ फिलिंग,
आप किस तरीके से भरना चाहते हैं। तो ऑनलाइन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में इसको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि रिज्यूम फिलिंग, ये मैंने ऑलरेडी पहले इसको चेक किया था। तो इसको मैं अभी क्या करूँगा, स्टार्ट न्यू फिलिंग पे क्लिक करूँगा। आपके टाइम पे यही नज़र आएगा, ये कॉलम आएंगे ही नहीं, आपको सीधा स्टार्ट न्यू फिलिंग का कॉलम आएगा, ऑप्शन आएगा। तो मैं इसके ऊपर आपको इसमें टैप कर देता हूँ। जैसे टैप कर दूंगा उसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट ये आएगा। तो इसमें इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू कर देना है। जैसे इसको कर दूंगा उसके बाद में यहाँ पे नज़र आएगा कि सेलेक्ट ITR फॉर्म, आप कौन सा ITR, क्योंकि हम सैलरी पर्सन है तो सैलरी पर्सन के लिए ITR 1 होता है। तो मैं यहाँ पर ITR 1 को सिलेक्ट कर लूँगा और प्रोसीड कर दूँगा, प्रोसीड विथ ITR 1। अब इसको करने के बाद में मेरे सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, इसके ऊपर मेरे को क्लिक करना है। इसके बाद में एक नेक्स्ट पेज ओपन आ रहा है कि प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आप किस कारण से इनकम टैक्स को भरना चाह रहे हो। तो इसके अंदर 3 ऑप्शन दिए हैं। इसमें एक दिया टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेप्शन लिमिट, तो अधिकतर तो यही ऑप्शन बनता है हमारा, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगर आपके टाइम अलग से कोई ऑप्शन है तो आप इसमें डाल सकते हैं और अदर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जब आप इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट में सबसे पहले आपको इसको मैं टाइम बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। 90 मिनट तक ये साइट है, ये लॉग आउट नहीं होगी, आप 90 मिनट तक लगातार इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, लेकिन आपको मैं वीडियो इस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको हर एक कॉलम समझ में आ जाए। सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे टैप करेंगे तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, खुल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें लिखा हुआ नज़र आएगा आपको प्रोफाइल, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है, यानी कि ये ऑलरेडी पहले इनमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। जब आपने पैन कार्ड नंबर बनाया होगा उस टाइम पे ये फीड हो चुके हैं। नीचे कुछ कॉन्टेक्ट डिटेल है और एड्रेस है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसको आप एडिट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। नीचे है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर ये कॉलम ब्लैंक आ रहा है तो आप इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, जो भी हैं आप उसमें सेलेक्ट करिए। जैसे मेरे में अब सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू होता है तो मैंने इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर लिया है। इसके बाद में नीचे बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड अंडर सेक्शन 139, इसका लिखा हुआ ये कब भरा जाता है, रिटर्न फील्ड ऑन या बिफोर ड्यू डेट, यानी कि जो डेट तारीख दी जाती है, लास्ट डेट दी जाती है, उससे पहले मैं इसको फिल कर रहा हूँ। इसके बाद में नीचे हेल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस, ये अपने पे लागू नहीं है, ये जब दिया जाता है जब किसी को नोटिस आ जाता है तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए इसको सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में नीचे ये कॉलम है बाय डिफ़ॉल्ट बिल्कुल ब्लैंक है, इनको टच नहीं करना है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिमी अंडर सेक्शन, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें सबसे पहले ये देखना है कि आपने जब अभी भी पिछले साल भी मांगा था, ऑप्शन मांगा जाता है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनसे एक ऑप्शन मांगा गया था कि आप पुराने वाला ऑप्शन से इनकम टैक्स भरना चाहते हो, यानी कि पैसे डिडक्ट करवाना चाहते हो नए वाले। तो आपने क्या ऑप्शन दिया था, एक ओल्ड था एक न्यू था। न्यू के अंदर जो ओल्ड वाला है वो सबसे बेस्ट है। ओल्ड वाले में क्या होता है, सबसे पहले 5% होता है, यानी कि 0 से 2.5 लाख तक बिल्कुल एग्जाम्प्ट होता है, 2.5 से 5 लाख तक उसमें 5% टैक्स लगता है, यानी कि 12,500। और उसके बाद में क्या होता है 5 लाख से, यानी कि 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में आपको 20% देना पड़ता है, और 10 लाख से अबव जो इनकम होती है उसके ऊपर आपको 30%, ये होता है ओल्ड वाला। और न्यू वाले का जो स्लैब है उसका थोड़ा सा हटके है। तो मैं इसके अंदर इसमें चाहता हूँ आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स, नो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, नए वाला नहीं चाहता हूँ कि नए वाले में हमें फ़ायदेमंद नहीं है नए वाला। और उसमें नए वाले में एक और है समस्या, उसमें जो आपने पहले पैसे डिडक्ट करवा दी वैसे ही रहेंगे, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई एग्जेंशन नहीं ले सकते उसके अंदर फिर आप।
तो इसके अंदर मैं नो कर देता हूँ, यानी कि मैंने ओल्ड वाला सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में नीचे जाना है। नीचे आपका जो बैंक अकाउंट है, ये इस कॉलम को मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड नहीं कर रखा है तो वो बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड अनदर, यहाँ पे जाके आप उस अपने बैंक अकाउंट को जिसमें आप इनकम टैक्स की राशि लेना चाहते हो उसको ऐड कर लेना है। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा और ऑलरेडी मैंने वीडियो बना भी रखा है, तो देख सकते हैं आप मेरा चैनल खोल के। तो इसमें बैंक अकाउंट का है, इसको मैं सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद में नीचे जाएंगे, कन्फर्म के ऊपर मेरे को क्लिक करना है, यानी कि जो मैंने डिटेल दी है वो बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है क्योंकि हर एक कॉलम को एक बारीकी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रॉस टोटल इनकम में हम आ जाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो खेल है वो यहाँ से शुरू होता है। कौन कौन से कॉलम में क्या अमाउंट भरना है वो यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले इसको आप क्या करना, स्लाइड डाउन करना नीचे, और जो नीचे लिखा हुआ है स्किप द क्वेश्चन, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है, क्योंकि हमें बढ़िया से क्लियरली दिखना चाहिए कि हम क्या भरना चाह रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर हम नहीं भरेंगे, हम नीचे जो कॉलम है फिगर वाला कॉलम हम वही भरेंगे। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको हमें एडिट के ऊपर टैप करना है और इसको एडिट करेंगे। तो ये ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये इस तरीके से ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हमें डालनी सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). अब मैं आपको मेरा 16 फॉर्म दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा 16 फॉर्म, ये मेरा 16 फॉर्म है। आप देखिए इसके अंदर जो ग्रॉस सैलरी है वो दिखाई गई है 10,52,710 रुपये। क्या मेरे को ये फिगर डालना है? नहीं, मैं ये फिगर नहीं डालूँगा, क्योंकि इसी के अंदर मेरा गवर्नमेंट की तरफ से DCPS भी ऐड कर रखा है। जब डिपार्टमेंट ने 16 फॉर्म बनाया उसने ऑलरेडी ऐड कर रखा है। वो उसने कहाँ माइनस किया है? 12 नंबर कॉलम में देखिए, यहाँ पर इसने माइनस किया है। ग्रॉस सैलरी का मतलब होता है आपने गवर्नमेंट से पैसे कितने लिए। भाई गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किए वो अलग मैटर है, हमने पैसे कितने लिए गवर्नमेंट से, हमारी सैलरी कितने लिए हमने, हमें तो वो फिगर भरना है। तो जितना अमाउंट है उसमें से मैं 87,233 रुपये, यानी कि जो गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया है उसको मैं माइनस कर दूंगा। तो इसमें 87,233, तो मैं इसमें भी कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। तो इसके अंदर जो मेरा फिगर था वो मैं देख लेता हूँ। सबसे पहले 87,233, तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ 87,233 माइनस सेकंड जो फिगर था वो ये हो गया 10,52,710 रुपये। 10,52,000 कितना था, 710, 10,0710। तो ये आगे 9,65,477। तो ये अमाउंट मैं इसके अंदर भर दूंगा, 9,65,477 रुपये। तो ये क्रोम ब्राउज़र कहाँ चला गया? तो यहाँ पे मेरे को वो राशि भर देनी है जो वहाँ से हमने निकाली है। नौ लाख कितना था अमाउंट, 9,65,477। 9,65,477 रुपये। तो ये मैंने राशि इसमें डाल दी है। अब इसमें आप देख सकते हैं 9,65,477 मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद में सेकंड कॉलम में वैल्यू ऑफ रिक्विजिट एज पर सेक्शन 17(2), ये है। अगर ये आपके हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, जबकि इसमें होता नहीं है। जो मैंने ये अमाउंट जो बताया आपको ये हर के ऊपर लागू होता है। कि अभी मैं NDRF में सेवा कर रहा हूँ, तो NDRF के अंदर भी सेम प्रोसेस है। 16 फॉर्म में दिखा दिया।
अगर CRP का है तो CRP का जो 16 फॉरम है उसमें भी आप इसको माइनस कर दें, क्योंकि CRP वाला जो 16 फॉरम है उसमें फर्स्ट में ग्रोथ सैलरी दी जाती है, उसके बाद में उसमें ऐड किया जाता है, ऐड करके फिर माइनस करके दिखा जाता है। तो आप इसको कम कर लें पहले ही। कहने का मतलब यही है कि जितनी सैलरी उसमें से आप इसको माइनस करके दिखाना। इसके बाद में नीचे आ जाना है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट, ये अपने पे लागू नहीं है, हम तो सर्विस कर रहे हैं। नीचे है, इसको मैं कॉलम को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, जो हमारे पे लागू नहीं तो उसको मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से। इसके बाद में नीचे आ जाते हैं जो हमारी एग्जाम्पशन है उसके ऊपर आ जाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पशन है वो अंडर 10 की सेक्शन है सारी। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि जो मेरे पे तो ऐसी कोई एग्जाम्पशन लागू है नहीं, क्योंकि मैं NDRF में हूँ, तो यहाँ पर ऐसा कोई वो है नहीं जो मेरे को ऐसा अलाउंस मिलता हो जो कि, लेकिन वह आपको फिर भी बता देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे अलाउंसेज हैं जो कि एग्जाम्पशन है, यानी कि एग्जाम्प्ट हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप CRP से हो या BSF से हो, किसी फोर्स से, अगर आपको गैलेंट्री अवार्ड मिला है, अगर उसका अमाउंट आपको मिल रहा है तो आप इस अंडर सेक्शन 10 के अंदर दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो लंबा होता जा रहा है दोस्तों, लेकिन अभी इसको आप समझते जाना। तो उसमें जो कॉलम है अंडर सेक्शन 10, 18 वाले कॉलम में आप उसको अमाउंट को शो कर सकते हैं। अगर आपका लागू है तो आप भर दीजिए। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर आपको मिल रहा है तो वो भी, LTC का है तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं। ये कॉलम है, इसमें आप देख लीजिए अंडर सेक्शन 10(5) में। अगर आप फॉरेन विदेश गए हैं, विदेश में जाते हैं, अगर वहाँ से कोई अलाउंस मिलता है फॉरेन अलाउंस, तो वो भी फुली एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये है भूटान कंपनसेटरी अलाउंस है, अगर वहाँ किसी प्रकार ड्यूटियों के लिए जाते हैं तब दिया जाता है। एक सर्वेंट वेजेज, ये लागू नहीं है। परचेज ऑफ क्रोकरी, हाँ अगर आपने क्रोकरी वगैरह, ये क्या है कि जो ऑफिसर लोग होते हैं उनके लिए उनको लागू होता है, तो उनके लिए लागू है। आउटफिट अलाउंस ऑन द पोस्टिंग एम्बेसी। इसके बाद में एरियर ऑफ कैश ग्रांट फॉरेन अलाउंस, जो नेपाल वगैरह में गए उनके लिए है। म्यांमार अलाउंस है। रिप्रेजेंटेशन ग्रांट ऑफ यूज ऑफ क्रोकरी सेट, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट वालों के लिए है, जो इनकेसमेंट वाला जो नकदीकरण वाला जो पैसा लेते हैं उसके लिए फुली एग्जाम्प्ट है। आप इस कॉलम को देखते जाइए, अंडर सेक्शन 10 की 10A1 में इसको दिखाया जाता है, वो रिटायरमेंट वाला लागू है। हाउस रेंट अलाउंस अगर आपका है तो आप इसको देख सकते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ सकते हैं, उसी के अनुसार जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार करके ही उस अमाउंट को आप दिखाएं। फिर 14 नंबर कॉलम है चिल्ड्रन CA, अगर आप CA ले रहे हैं तो CA का अमाउंट है वो आप दिखा सकते हैं अंडर सेक्शन 10(14)(2) में। वो कॉलम यहाँ से आप देख लीजिएगा, जो कॉलम है आपको वो किस तरीके से मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे खोलेंगे, इसको ओपन करेंगे आप, ये मैंने जैसे ओपन कर लिया है तो इसमें देखिए ये इस तरीके से इसमें सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, इसमें सारे कॉलम हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब वो CA का आया था तो CA का मैं आपको बता देता हूँ। जो CA है इसमें 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट है, यानी कि 1200 रुपये 1 ईयर के एक बच्चे पे, और आप 2 बच्चों तक का एग्जाम्प्ट करा सकते हो, यानी कि कितना 2400 रुपये तक। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हॉस्टल सब्सिडी में क्या है, आप 2 बच्चों का हॉस्टल सब्सिडी का एग्जाम्प्ट करवा सकते हो अंडर सेक्शन 10 के अंदर। उसका कॉलम है अंडर सेक्शन 10(14)(2) और 300 रुपये पर मंथ, यानी कि 3600 रुपये आपके पूरे ईयर के एक बच्चे के, और 2 बच्चों के आपके वही 36 दूनी 7200 रुपये। ठीक है, इसी अनुसार आप ये अलाउंस अगर आपको लागू है तो इसको भी आप इसमें 7000 पर मंथ दिखाया गया है। स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस, इस अलाउंस को देख लीजिए, किसी को मिलता हो तो आर्मी वगैरह मिलते होंगे तो शायद वो इसको दिखा सकते हैं। फिर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, अगर इस प्रकार का कोई अलाउंस मिल रहा है तो भी आप उसको दिखा सकते हैं। कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस, इसके बाद एनी स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, ये किसी को मिल रहा है तो दिखा सकते हैं। अभी जो 21 नंबर कॉलम है इसको हटा दिया गया है, तो कृपया इसको, मैं इसको क्रॉस मार रहा हूँ। ये ट्रांसपोर्टेशन वाला अलाउंस था जो कि अभी हट चुका है। ठीक है, तो इसको मैंने नीचे कर दिया, इसकी जगह आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है अभी, इसको ना ही देखें तो ठीक है।
उसके बाद 22 नंबर कॉलम है ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू ए ब्लाइंड और अदर पेडिकली हैंडीकेप्ड एम्प्लॉय। जो जो व्यक्ति हैं जो अपंग है उनको अगर इस तरीके का अलाउंस मिलता है तो उनको 32 पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट है। डिसेबिलिटी ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़ टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग, तो ये इस तरीके का किसी को लागू है तो वो कर सकता है। उसके बाद में नीचे हाई एल्टीट्यूड कॉन्जेनियल क्लाइमेट अलाउंस, ये है क्लाइमेट वाला है जो हाई यानी कि जो जैसे लद्दाख में जो ड्यूटियाँ देते हैं आर्मी या ITBP वाले देते हैं तो उनके लिए भी ये लागू है मीटर के अनुसार। तो आपका अगर इसमें है तो आप इसके अनुसार इस कॉलम के अनुसार कर सकते हैं। और ये जो PDF फाइल है मैं इसको लिंक में डाल दूंगा तो वहाँ से आप इसको चेक कर लेना। इसके बाद में हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, अब ये कॉलम है ना, ये कॉलम हम पे लागू होता है। अब जैसे मान लो कोई नक्सल एरिया है या JNK में जो ड्यूटी कर रहा है तो क्या हाईली एक्टिव में है क्योंकि उनको रिस्क अलाउंस मिलता है या कोबरा अलाउंस मिलता है, तो ये क्या है रिस्क के लिए है, ये सभी अलाउंस रिस्क के लिए। इसका ऑलरेडी एक सिग्नल भी आ रखा है, जो मैसेज भी आ रखा है कि किसी को अगर कन्फ्यूज़न होता है तो इसका एक सिग्नल आ रखा है, बाकायदा DIG का सिग्नल आ रखा है कि ये बिल्कुल एग्जाम्प्ट है 4200 रुपये पर मंथ। और मैं तो इसको हर वीडियो में एग्जाम्प्ट दिखाया था, सिग्नल पिछले साल का आया हुआ है तो इसमें कंफ्यूज ना हुए, ऑफिशियल तरीके से भी इसका मैसेज आ गया है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से यानी कि 50,400 रुपये आप इसमें एग्जाम्प्ट ले सकते हैं। इसका कॉलम अंडर सेक्शन 10-14 ये क्लियर। इसके बाद में 25 नंबर आइसलैंड अलाउंस ग्रांटेड टू द मेंबर ऑफ आर्मड फोर्स, ये भी अगर भाई आपको अगर लागू है जो अंडमान निकोबार इंदर जो ड्यूटी करते हैं तो 3250 के हिसाब से ये है। फिर एक आउटफिट अलाउंस है फुली एग्जाम्प्ट है। इसके बाद में है कंपनसेशन ऑफ द चेंज ऑफ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म वाला है उसका है। किट मेंटेनेंस का है, यूनिफॉर्म अलाउंस जो आपको 10,000 मिलता है। स्पेशल विंटर यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है तो ये भी बिल्कुल एग्जाम्प्ट है। और जो 31 नंबर कॉलम इसको क्रॉस कर दीजिए, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल रही है इसकी जगह, तो ये लागू नहीं है। तो ये मैंने आपको पूरे एग्जाम्प्ट अलाउंस बता दिए, जो जो आपको लागू है वो भर देना। अब मेरे 16 फॉर्म के अनुसार तो मेरे पे जो लागू है मैं आपको 16 फॉर्म दिखाता हूँ और उसी के अनुसार मैं मेरा फिल कर देता हूँ। तो इसमें देख सकते हैं मेरा ड्रेस अलाउंस है 10,000 रुपये और इसके बाद में मेरे ऊपर और कोई चीज़ें लागू नहीं होती हैं, तो इसके अंदर मेरा ड्रेस अलाउंस का कॉलम भर दूंगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ड्रेस अलाउंस का कॉलम किस में आता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यूनिफॉर्म अंडर सेक्शन 10 की 14 की 1 की सेक्शन में आएगा, तो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 10,000 रुपये का अमाउंट भर दिया है, ठीक है। ये मैंने 10,000 रुपये इसमें भर दिए हैं। इसके बाद में अगर आपका जो और भी कोई है तो इसमें आप CA वगैरह तो यहाँ सेलेक्ट कर लें और बाकी कॉलम अगर आपके काम के नहीं तो उनको डिलीट करते जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाते हैं तो इनको फिर डिलीट कर दें किसी काम के नहीं है तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। तो ये डिलीट हो चुके हैं। और एक कॉलम आपको मैं और बता देता हूँ, इसमें एक अदर करके कॉलम आया है तो उसके अंदर आप दिखा सकते हो जो आपका रिकवरी का अमाउंट अगर है इस ईयर का है कि आपका अमाउंट आपको मिला और फिर वो रिकवर हो गया हो, तो वो अमाउंट इसमें दिखा सकते हैं। अगर मान लो बाई चांस क्या होता है कई बार डिपार्टमेंट आपको 16 फॉर्म में शो नहीं करता है तो आप उसको दिखा सकते हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए लेकिन उस चीज़ का, तो उस अमाउंट को आप दिखा सकते हैं। इसके बाद में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे वाले में और कोई अमाउंट नहीं है। और इसके बाद में यहाँ पर ये 50,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का कॉलम है ये ऑलरेडी इसी के साथ में फिल हो रखा है। फिर नेक्स्ट पे चले जाते हैं, इसको हम सेव कर देते हैं। दोस्तों जो वीडियो है ना, इस वीडियो का आप थोड़ा सा टाइम निकाल के देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक एक चीज़ों को क्लियर किया बिल्कुल इसके अंदर, और वीडियो को देखने के बाद शायद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, आप अपने से भर सकते हो। और ये थोड़ा मैं मोबाइल से बना रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप के अंदर बना सकता था लेकिन मैंने नहीं बनाया, मोबाइल में थोड़ा सा ईजी रहती हैं चीज़ें। इसके बाद में जो नीचे है टोटल डिडक्शन, इसके ऊपर हमें टैप करना है।
कि हमने 2 ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ चुके हैं। तो तीसरे स्टेप के अंदर आप इसको थोड़ा सा स्लाइड डाउन करके नीचे स्किप द क्वेश्चन करना है, और ये जैसे डेट आएगी ना तो आप इसको तुरंत थोड़े कुछ टाइम रुकना है, क्योंकि साइड में भी थोड़ी जो साइट होती है उसमें प्रॉब्लम आती है, और शायद हर साल साइट अपडेट होती रहती है, तो आप थोड़ा वेट कर लें। ऐसे ये नहीं कि जैसे गवर्नमेंट ने डेट दिया और आप तुरंत उसमें लग जाएं भरने को, थोड़ा सा टाइम दें थोड़ा सा उसको। जैसे साइट ओपन आपको डेट मिल जाए तो 10-15 दिन 20 दिन के बाद आप उसको भरें, ताकि आपको साइट भी बिजी नहीं मिलेगी, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वो भी अपडेट हो जाएगी। तो अब इसमें देख सकते हैं कॉलम, तो आपको नीचे थोड़ा स्लाइड डाउन करके शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि टोटल कौन कौन सी जो है उसके ऊपर आपको। तो इसमें आपको मैं सबसे पहले बता देता हूँ ATC। जो ATC का जो कॉलम है इसमें कौन कौन सा आपको अमाउंट भरना है, तो मैं वो बता देता हूँ। इसमें आपको सबसे पहले 1.5 लाख तक की तो लिमिट मिलती है आपको। इसको मैं पूरा खोल के दिखाता हूँ। जो ATC का कॉलम है ना उसके अंदर आपको 1.5 लाख रुपए की लिमिट मिलती है, और उसमें क्या क्या आप दिखा सकते हो, तो इसमें देख सकते हो PPF, ठीक है। इसके बाद में PF में अगर आप कर रहे हो तो एक NSC है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट किसी के पास हो, इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उसके लिए, बच्चों का जो ट्यूशन फीस है उसके लिए, प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ होम लोन, होम लोन का अगर आप मूल वापस कर रहे हैं उसके ऊपर आपको मिलता है, SSY सुकन्या समृद्धि योजना जो आपने अपने बच्चों के बच्ची की करवा रखी है उसके ऊपर, ये ULIPS ELSS और सम पेड परचेज डिफर्ड एन्युटी। तो इस तरीके का अगर आपके पास किसी प्रकार का है आप इसमें देख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का भी टैक्स सेविंग डिपॉजिट का है, सीनियर सिटीजन का सेविंग स्कीम हो, और नेशनल हाउसिंग सब्सिडी, नेशनल नाबार्ड रूरल बॉन्ड, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज ऑफ, अगर इस प्रकार का कोई है तो आप उसमें 1.5 लाख रुपए तक छूट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट कॉलम है ATCC, उसमें भी आपको दिखा दूंगा, पहले मैं इस फॉर्म में दिखाता हूँ। ATCC भी पार्ट किसका है ये बता रहा है, 1.5 लाख वाला ही है, ये पार्ट 1.5 लाख रुपए वाला ही है, इसके अंदर कोई अलग से आपको एग्जाम्पशन नहीं दी है। यानी कि जो ATC जो ऊपर मैंने जो बताया उसी में है ये समान, ये भी जो कॉलम है। उसके बाद ATCCD1 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, वो भी ऊपर वाले में लागू है, यानी कि आपको छूट 1,50,000 की ही मिलेगी। फिर नीचे ATCCD2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू NPS, यानी मैक्सिमम अप टू 10% ऑफ सैलरी का कर सकता है। इस कॉलम के अंदर आपको एक सेल्फ एडिशनल कंट्रीब्यूशन टू NPS, अगर सेल्फ से यानी खुद से आपने एक NPS में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेल्फ से कर रहे हैं, तो उस अमाउंट को आप दिखा सकते हैं। सेल्फ से जैसे आप गवर्नमेंट में आपका DCPS कट रहा है वो आप सेल्फ में दिखा सकते हैं, उस अमाउंट को आप अलग से शो कर सकते हैं। कितना, मैक्सिमम 50,000 रुपये आपको एग्जाम्पशन, आपको उसमें 50,000 रुपये की तक ही मिलेगी, यानी कुल मिला के आपके 2 लाख रुपये हो जाते हैं। यानी कि 1,50,000 ऊपर का है, 50,000 यानी 2 लाख रुपये तक की आप इसमें ATC के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी इस तरीके से। इसके बाद में जो ATGG का कॉलम है आपको मैं उसमें भी खोल के दिखाता हूँ फॉर्म के अंदर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। ATC का क्लियर होगा। ATCCC का मैंने आपको बता दिया था जो PF फंड है। ATCCD का मैंने आपको उसी में फॉर्म में जो आपको PDF फाइल दिखाई थी उसमें बताया था। तो इस तरीके से इसमें सेलेक्ट करना है, उसमें आपको सिलेक्ट कर लेना है इन सबको। जैसे इसमें मैं पहले ATC का सिलेक्ट कर लिया है और इसमें ऐड करते जाना है, यहाँ ऐड हो गया है। अब जैसे इसमें ऐड कर दिया है यहाँ पे आपको क्या है अमाउंट डाल देना। जैसे मैं इसमें डाल देता हूँ कि मेरा 1,50,000 मेरे हैं, तो मैंने 1,50,000 इस पे इसमें डाल दिए हैं। अब इसके बाद में इसको ऐड कर देना है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। ये ऐड हो गया। उसके बाद में 80D, अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें क्लियरली लिखा हुआ अभी डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने कोई हेल्थ संबंधित इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आपने किया है तो वो आप इसमें एडिट पे दबाएं और उस अमाउंट को भर दें।
उसके बाद में ATCCD1 का मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं उसके लिए है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में ATG के अंदर क्या होता है, जो भी आप दान करते हैं किसी जैसे कि इलेक्शन होता है उसमें आपने दान किया है, किसी मंदिर में दान किया है, किसी मतलब उसका एक बिल होना चाहिए, पक्का बिल होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे बिल मांग लेगी। नहीं मांगती है तब नहीं मांगती है, मांग लिया तो आपको फिर जवाब देना पड़ेगा नोटिस में। उसके बाद में है ATGGS सर्टेन डोनेशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन रूरल। अगर मान लो कोई वैज्ञानिक तरीके से किसी प्रकार की अगर कोई जो रिसर्च किया जाता है उसके अंदर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट की लगाया है, मतलब उसमें खर्च हुआ है, तो आप इस कॉलम में दिखा सकते हैं। ATTTA इसके अंदर आप इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का दिखा सकते हैं। तो आप जब अपना SBI बैंक का नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो किसी भी बैंक का हो तो उसके अंदर एक इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है कि आपने जो जितना सेविंग अकाउंट का जो आपका बैलेंस था उसमें आपने कितना इंटरेस्ट मिला है, तो उसको आप इसमें दिखा सकते हो ATTTA के अंदर। इसके बाद में शो ऑल डिडक्शन, दोबारा इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो और हमारे जो एक दो कॉलम बचे हैं उसको हम देख लेते हैं। एक कॉलम और है इसमें, ये नीचे थोड़ा सा इसमें आगे ATDD का कॉलम है, इसमें आता है मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि आप या आपके जो आपके ऊपर जो आश्रित हैं, आपके माता पिता या भाई बहन जो भी आश्रित हैं आपके ऊपर, तो अगर उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, यानी कि वो भी किसका, डिसेबल का, यानी कि अपंगता का जो अगर चल रहा है, तो वो अमाउंट इसके अंदर आप दिखा सकते हैं। अब कितना अमाउंट दिखा सकते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो मैं इसको खोल लेता हूँ PDF फाइल को। अब देखो इसमें मैं आपको दिखाया था मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर ए हैंडीकैप्ड रिलेटिव 1,25,000 रुपये तक है, कि मैक्सिमम 1,25,000 तक आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन आपके पास इसका बिल, आपके पास इसके इलाज के डॉक्यूमेंट ये होने ज़रूरी हैं। उसके बाद में नीचे आ जाते हैं ATDDB मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज, यानी किसी प्रकार की कोई स्पेसिफिक, यानी कि जैसे कोई गंभीर बीमारी है जो कि जिसका कोई इलाज संभव नहीं है, जैसे मान लो कैंसर हो गई या एड्स हो गया, तो इस तरह की कोई बीमारी होती तो उसका अमाउंट, उसका इलाज का अमाउंट है वो इसके अंदर दिखाना है आपको। फिर है ATE, अब इसका कितना अमाउंट दिखा सकते हो उसका भी क्लियर कर देते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ATDDB में देखो, आप देख सकते हैं 80,000 रुपये तक आप मैक्सिमम ले सकते हैं। उसके बाद में ATE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, अगर एजुकेशन के लिए आपने इंटरेस्ट लोन लिया है तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे छूट पा सकते हैं। तो ATE का भी इसमें कॉलम आपको दिखा देता हूँ, इसमें यह है, तो इसमें राशि तो है नहीं, आपका जितना अमाउंट है वो इसमें डाल सकते हैं, मैक्सिमम 8 ईयर, कम से कम 8 साल का लोन होना चाहिए। इसके बाद में ATEE के अंदर भी आपको जो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपने अगर लोन लिया तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट में आपको छूट मिल जाएगी। ATEA डिडक्शन इन रेस्पेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी आपको छूट मिल जाएगी। और अगर आपने ये ATEB है, इसके अंदर जाकर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल रही हैं, तो अगर आपने बाई किया तो उसके लिए आपने उसको भी एक मिल सकता है, ये नया कॉलम ऐड हुआ है। ATG का मैंने आपको पहले बता दिया कि ATGG है रेंट पेड, यानी कि आपको 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से एग्जाम्प्ट, यानी कि एक साल के 60,000 रुपये। उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक 10BA2 क्लेम डिडक्शन, इस फॉर्म को पक्का भरना पड़ेगा। उसमें आपको क्या है, जो मकान मालिक होता है उसका एड्रेस, उसका पैन कार्ड, उसका वो भरना पड़ेगा और उसको E-वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, इस कॉलम में आप अपना अमाउंट दिखा सकते हैं। फिर इसके बाद में ATGGA डोनेशन ऑफ साइंस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ATGGC डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी वाला मैंने आपको बता दिया। ATTTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया। और ATU इन केस ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी, यानी कि आप डिसेबल हैं तो ये मैंने बता दिया, इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं।
तो मेरे वाले कॉलम में तो खाली इतना ही है, कंफर्म कर देता हूँ मैं, इसको आगे बढ़ जाता हूँ। तो एक एक कॉलम मैंने आपको बता दिया है। तो टोटल डिडक्शन हो चुकी है। अब आ जाते हैं हम टैक्स पेड वाले कॉलम में। तो इस कॉलम में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी चार्जेबल इनकम कितनी है, वो इसमें एक कॉलम आएगा। तो इसमें ये जो 9,05,477 रुपये हैं, ये अमाउंट है, किस पे टैक्स लगना है। और चार्जेबल इनकम कौन सी आती है, उस चार्जेबल इनकम उसको बोलते हैं जो ग्रॉस सैलरी के अंदर आपकी जो एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन यानी कि जो अंडर सेक्शन 10 की जो एग्जाम्पशन होती हैं वो माइनस होने के बाद में जो अमाउंट बचता है वो चार्जेबल हेड्स अंडर सैलरी उसके अंदर आता है। तो ये जो अमाउंट है आप देख सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम 9,05,477, ये अमाउंट उसके अंदर आपको भरना है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ टैक्स पेड वाले को। अब इसको जैसे ही ओपन किया मैंने, तो इसमें देख सकते हैं डिटेल ऑफ टैक्स डेटा सोर्स सैलरी इनकम। तो इसको मैं शो डिटेल पे करूँगा। जैसे शो डिटेल पे करूँगा तो यहाँ पर आपका जो 10 नंबर है वो दिखेगा, जिसके अकाउंट में आपका टैक्स का अमाउंट जाता है, और किस डिपार्टमेंट किसके नाम होल्डर है उसका भी इसमें दिखेगा। इनकम चार्ज अंडर सैलरी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि कई बार क्या होता है इसको यहाँ सेलेक्ट करना है और आपको इसको एडिट कर लेना है, क्योंकि ये जैसे इसमें मेरे वाले में भी मेरे को मिस्टेक लग रही है। 16 फॉरम में कुछ और है, यहाँ कुछ और दिखाती है। यहाँ पर जैसे मान लो 63,000 रुपये जो दिखा रहा है, जबकि मेरा 76,000 रुपये के लगभग जो टैक्स कटा। आपका जो 16 फॉरम के अंदर में जो दिखाया हुआ है उतना अमाउंट आप इसमें डाल दें। तो ये मैंने डाल दिया है 76,000 रुपये, यह हो गया। सॉरी, ये मैंने गलत भर दिया। ये इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी आएगा, इसमें जो 9,03,477 ऐसे कुछ अमाउंट था जो मैंने आपको बताया था, वो वाला अमाउंट इसके अंदर आएगा। तो इसमें मैं डाल देता हूँ 9,03,477, जो भी था उसमें जो आपने देखा था वही अमाउंट इसके अंदर आएगा। तो मैं इसमें डाल दिया। उसके बाद में जो टैक्स डिडक्ट कितना हुआ आपका, तो जैसे मेरे वाले में है वो 76,000 रुपये के लगभग में है, तो मैं इसमें 76,000। आप अपना 16 फॉर्म के अंदर देख सकते हैं आपका कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है। तो ये ज़्यादा हो गया, 7,60,000। तो ये हो गया। इसके बाद में इसको सेव कर देना है। जैसे सेव कर देंगे तो उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद में आप देख सकते हैं आपने सारे कॉलम लगभग आपने पूरे कर लिए हैं। अब इसमें जो टोटल टैक्स लायबिलिटी वाला है इस कॉलम को भी आपको देख लेना है। तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे टैप करेंगे तो इसके अंदर आपकी पूरी टैक्स की जानकारी है, आपको मिल जाएगी। आपकी ग्रोस कितनी थी और कितना आपको टैक्स में छूट मिल रही है, तो वो सब इसमें आपको बैलेंस रिलीफ 66,140 रुपये आपको अभी भी देने पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरी एग्जाम्शन इतनी है ही नहीं। और मैं एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसको कोई भर नहीं रहा हूँ, आपको 16 फॉर्म के अनुसार इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक कॉलम आपको और बता देता हूँ मैं, जो 16 फॉर्म के अनुसार जो अमाउंट है मैंने जो ATC के अंदर जो बताई थी वो कॉलम है ना, इसके अंदर मैंने बताना भूल गया था। जो 9 नंबर कॉलम इसके अंदर आप देख सकते हैं GPF DCPS जो 1,50,000 वाले अमाउंट में है ना, इसको ऐड कर लेना। आपको GIS का अमाउंट ऐड कर लेना है। LIC का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, लेकिन 16 फॉर्म के अंदर ये चीज़ें मेंशन रहती हैं, तो इन चीज़ों को आप उसमें फिल कर देना। बाकी मेरे में कोई 16 फॉर्म इस तरह का कोई अलाउंस नहीं है जो कि मैं उसमें एग्जाम्पशन ले सकूँ। तो इस तरीके से ये फॉर्म भर जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना, कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। आपका सारा हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके बाद में आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर आपको दिख जाएगा। आपने क्या क्या अमाउंट भरा, आप उसको एक बार चेक कर लें। तसल्ली से आपको चेक करना है उसको कि कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं होगी है। यहाँ पर आपको इस नेम से पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेल्फ ऑलरेडी इसमें कर रखा है, हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। प्रोसीड टू प्रीव्यू पे आपको टैप कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो बिल्कुल भरा हुआ नज़र आएगा आपके सामने। अब उसको बढ़िया से देख लेना है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी है।
कि जैसे आप देख सकते हैं फॉर्म असेसमेंट ईयर 2022-23 ITR आपका 1 है। अब इसके अंदर आप जो नाम, नंबर, पैन कार्ड नंबर जो भी है आपका, स्टेट एड्रेस वगैरह जो भी है आपको उसमें फिल हुआ नज़र आएगा। आप उसमें देख सकते हैं ग्रोस सैलरी क्या मैंने कहीं गलत तो नहीं डाल दी, एग्जाम्शन जो अंडर सेक्शन की वो तो कहीं गलत नहीं है। आप उसको एक बार क्रॉस चेक कर रहे हैं। पूरा चेक करने के बाद में नीचे जाएंगे, आप इसमें अपना वो भी देख सकते हैं कि मेरा कितना टैक्स, मेरे को रिफंड कितना हो रहा है, कितना वापस जा रहा है, वो सब चीज़ें इसमें देख सकते हो आप। और उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे सबसे लास्ट में जाना है नीचे, और यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है। अब इससे आगे मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसके आगे बाद में क्या है कि फॉर्म में फिलअप कहीं गलती से हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी मेरे को। तो मैंने जो समझाना था वो यहीं तक था। इसके बाद में क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में वहाँ पर आपको ई वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। ई वेरीफाई करने के लिए आप उसमें आप अपने आधार कार्ड से कर सकते हो, बैंक अकाउंट से कर सकते हो। सबसे बढ़िया आधार कार्ड से आप उसको वेरीफाई कीजिए। आधार कार्ड में आपको OTP आएगा, उससे आप उसको ई वेरीफाई कर लेना। तो उसके बाद में फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, प्रोसेस में हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप हर कॉलम को देख सकते हो। मैंने एक एक कॉलम को बारीकी से समझाया है। एक मेरे से इसमें गलती हो गई थी कि जो मैंने 16 फॉर्म को मैं भूल गया था उसके अनुसार दिखाने के कॉलम के, और लेकिन मैंने आपको एक फॉर्म के अनुसार इसमें बता दी कि इस कॉलम में कौन कौन सा अमाउंट आ सकता है और कितना कितना अमाउंट हम दिखा सकते हैं। अब उस अमाउंट को आप क्या करना है, 16 फॉर्म में आपको खोज लेना है कि कौन कौन सा अमाउंट मेरे इसमें किस किस में लागू है। तो इस तरीके से आप 16 फॉर्म के अनुसार अपना ITR को फिल कर सकते हो और किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आया हो, तो मैं भी फोर्स का बंदा हूँ, तो आप इस वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और वीडियो का है जो भी आपके यार दोस्त हैं जिनको नहीं आता है फिल करना, तो आप इनको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।